आपके जो 2 लेसन मिस हैं आपने वीडियो में सुनने, आपको मैं इस ग्रुप में ऐड करूँगा, ठीक है। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं जो पढ़ाना शुरू करने लगूँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, ठीक है। तो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, स्टेप्स भी आपको करता हुआ नज़र आ रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है। ताकि आपका जो 1-2 लेसन, और मैंने कहा जब 2 लेसन के बाद मैं वेबसाइट एडिट डायरेक्ट करवाऊँगा। डायरेक्ट करवाने का मतलब क्या है मेरा, ये कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई ये वेबसाइट है, जैसे मैं खोलता हूँ, पहले मैं टैग्स बता रहा हूँ, टैग बताने के बाद जो है ना ये वेबसाइट है, समझे। बल्कि ऐसी ही वेबसाइट मैंने आपको भी भेजनी है, तो ये वेबसाइट आ गई है ना मेरे पास। फिर मैंने डायरेक्ट एडिट करवानी है। क्या ये लोगो चेंज करवाऊंगा, ये मेन्यू आइटम चेंज करवाऊंगा, फिर क्या आ रहा है स्लाइडर, स्लाइडर्स के इमेज डायरेक्ट चेंज करवाऊंगा, हेडिंग स्टाइल चेंज करूंगा, 1-2 तस्वीरें मैं चेंज करूंगा, बाकी फिर आप खुद ही कर लोगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं ये सारा काम एक लेक्चर में करा रहा हूँगा, फिर वो हम एक दफ़ा रिकॉल करेंगे अपने टैग्स को, ठीक है। इसके बाद हमारा ये काम खत्म। फिर हम एसईओ इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होगा, आप अपनी वेबसाइट खुद बनाएं और उसके ऊपर एसईओ करनी शुरू करना। मतलब आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप किसी डेवलपर के बगैर एक अपनी वेबसाइट खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो। अपना पोर्टफोलियो बना लें अपना खुद से कि जनाब मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। अपनी डिजिटल मार्केटिंग के तौर पर अपनी ही एक वेबसाइट बनाएं और उसको रैंक भी कर लें। चलो ये वेबसाइट आ गई ना हमारे पास। अब ये देख रहे हैं इसका व्यू कैसा आ रहा है। जैसे इसको मैं छोटा करता हूँ, इसका व्यू चेंज हो जाता है, वो है ना चेंज। ये मोबाइल व्यू है, एकदम उसने मोबाइल व्यू कर दिया ना उसको। तो अब हमें पता लग रहा है कि ये वेबसाइट मोबाइल पर ऐसे नज़र आएगी और ये वेबसाइट डेस्कटॉप पर ऐसे नज़र आएगी। इसको हम बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, यानी रिस्पॉन्स करती है डिवाइसेस के ऊपर। जैसे ही डिवाइस चेंज होती है उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। जो पुराने मॉडल्स की वेबसाइट हैं, जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगी। वो जो पुराने मॉडल की वेबसाइट होगी उसको जब मैं लेकर जाऊंगा वो ऐसे ही नज़र आएगी। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मोबाइल पे हम क्या करते हैं, कभी छोटा करते हैं कभी बड़ा करते हैं, कि जहाँ से हमें बड़ा करके देखना है बड़ा करके देख रहे हैं। सो ऐसी वेबसाइट्स को गूगल का एल्गोरिदम इंडेक्स भी नहीं करेगा। वो कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट, पहला असूल क्या है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। फिर आपकी वेबसाइट मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स होनी चाहिए। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि पहले इंडेक्सिंग मोबाइल पर होनी है। अगर आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग मोबाइल पर नहीं होती, यानी वो इस काबिल नहीं है कि मोबाइल पर इंडेक्सेबल हो, तो वो उसको लैपटॉप पे भी इंडेक्स नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। अब मैं बात कर रहा हूँ लिंक्स की। लिंक्स हैं क्या बेसिकली, हाइपर लिंक्स। भाई ये होम का बटन बना हुआ है ना, इस पर भी हैंड बना हुआ आ रहा है, अबाउट पे भी हैंड बना हुआ आ रहा है, गैलरी पे भी आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये हैं लिंक्स। अब और नीचे आए, मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई और लिंक भी है कि नहीं है। फिलहाल तो कोई नहीं है। अगर मैं चाहता तो इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करता, मेरा फेसबुक पेज है और ये मेरा कीवर्ड है, मैं इधर एक एक्सटर्नल लिंक लगा लेता जिससे कोई बंदा क्लिक करता तो मेरे फेसबुक पेज पर जाता और वहाँ पर एक लेटेस्ट कंटेंट मेरा लगा होता कि भाई मैं लेटेस्ट, मेरी कौन सी मशीन है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट में जो सेल कर रहा हूँ, उसका जो मैंने कॉन्टैक्ट लिखा होता, कंटेंट जो मैंने उसका लिखा होता, वो सारा अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन वाला फिर कंटेंट लिखा होता। उसका जो इमेज लिंक बनाया होता उसके ऊपर मैंने जो कैप्शन दी होती वो भी लिखी होती प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। वेट मिल रहा है ना अब इसको। सो ये हमारे क्या है, ये कहलाते हैं हाइपर लिंक्स, ठीक है। और नीचे आए जरा कोई हाइपर लिंक देखते हैं। ये है ना, ये लिंक ही बना हुआ है ना। और नीचे आए, ये भी हाइपर लिंक बना हुआ है। चलो अब इसका मतलब है, मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइपर लिंक्स क्या होते हैं। इसके लिए जो हमें टैग चाहिए, और मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे नोटपैड प्लस प्लस की बात की थी, तो मैंने कहा था कि भाई आप सब लोग नोटपैड प्लस प्लस भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। मैं नोटपैड जरा खोल रहा हूँ, नोटपैड प्लस भी खोलता हूँ बाद में। अब हम कौन सा टैग पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एंकर। एंकर का टैग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और एंकर का टैग है क्या हमारे पास, ए। जो ए का टैग है ये क्या कहलाता है, एंकर टैग कहलाता है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए स्पेस href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, ठीक है। आगे क्या है भाई, लिंक बना रहे हैं ना किसी चीज का। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा ये लिंक कहाँ पर जाए, मुझे लेके समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ फेसबुक पे ले जाए, या मैं कहता हूँ जियो पे ले जाए मुझे। लिंक बन गया इस वेबसाइट का।
उसके बाद अब इसके अंदर लिंक का टैग कौन सा है, टैग का रिजर्व वर्ड कौन सा है हमारा, ये है जो टैग है एक्चुअली। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या है, एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स यानी इसका पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, href। href में हम क्या बता रहे हैं कि भाई कहां पर जाना है इसको लेकर, ठीक है। उसके बाद इसका एक और एट्रीब्यूट है और वो है टारगेट। और ये क्या है, इसके दो बिहेवियर्स हैं टारगेट के। आप जब किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, लिंक खुल जाता है। कहाँ, सम टाइम उसी विंडो में खुलता है, सम टाइम न्यू विंडो में खुलता है। जब वो न्यू विंडो में खुल रहा है तो इसका मतलब है ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। और जब वो उसी विंडो में खुलता है तो इसका मतलब होता है अंडरस्कोर पेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो बिहेवियर्स हुए, एक हुआ अंडरस्कोर ब्लैंक और एक हुआ, मतलब दोनों में से एक वक्त में एक ही आएगा, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखे हैं। तो या ब्लैंक आएगा या पेरेंट आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं टारगेट का एट्रीब्यूट यूज ही नहीं करता, फॉर एग्जांपल नहीं कर रहा यूज, मैं टारगेट लगाता ही नहीं हूँ, फिर क्या होगा, मतलब फिर कहाँ जाएगा वो, क्या न्यू विंडो में रहेगा कि उसी विंडो में रहेगा। उसका जो बाई डिफॉल्ट टारगेट विंडो होती है वो वही वाली विंडो होती है। यानी अगर आप नहीं लिखोगे तो वो जियो टीवी की वेबसाइट पे एक लिंक बना हुआ है, उन्होंने टारगेट यूज ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होगा, क्लिक करने से क्या होगा, वही पेज रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि न्यू पेज आए तो फिर हम टारगेट में क्या यूज करेंगे, ब्लैंक। और अगर मैं वही लाना चाहता हूं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है अंडरस्कोर प्लैनेट लिखने की, नहीं ना जरूरत। क्यों नहीं जरूरत, इसलिए उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ही वो है। तो जिसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर वो है, वो बातें करने की मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या यूज कर लूँ फिलहाल, हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं एक और काम करना चाहता हूँ, वो क्या है, टाइटल। टाइटल हमने उसमें भी पढ़ा था, इमेज में सेम वही है। यहाँ पर इस एट्रीब्यूट का बिहेवियर इमेज के टाइटल के बिहेवियर के बिल्कुल वैसा ही है। उसमें क्या था, माउस ओवर टेक्स्ट नजर आता है, इसमें भी माउस ओवर टेक्स्ट नजर आएगा। सो हमें क्या करना चाहिए, टाइटल में क्या टेक्स्ट लिखना चाहिए, हमें टाइटल में कीवर्ड को ही लाना चाहिए अपने, ठीक है। क्योंकि हमें जितनी अच्छी अच्छी जगह मिल रही है कीवर्ड यूज करने की, हमें सारी यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, और मैंने जैसा यूआरएल दिया उसी तरह का टाइटल बना देता हूँ, बेस्ट ऑनलाइन न्यूज चैनल, ठीक है। सपोज किया मैंने ये कीवर्ड था, बात खत्म होगी मेरी, मैं इसको 2 लाइनों में कर दूं ताकि आपको जरा क्लियर नजर आए। 2 लाइनों में करना होगा ना अगर पढ़ने के लिए, तो ऐसे करने हैं आपने। मतलब एक तरीका ये भी था ना, मैं टाइटल लिख के एंटर कर देता, वो तो दो एक ही चीज के दो हिस्से हो गए। नहीं, आपने पूरे का पूरा एट्रीब्यूट नीचे लेकर जाना है, ठीक है। फिर आप बेशक इसको मैं चाहूँ तो हर एट्रीब्यूट अलग लाइन में कर लूँ अपने समझने के लिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एट्रीब्यूट अलग लाइन में रखूँ और उसका एक्सप्रेशन अलग लाइन में रखूँ, उसे प्रॉब्लम है इससे। अच्छा, अब ये तो हो गया, हमारा एंकर बन भी गया कि भाई जियो टीवी खुलेगा, न्यू विंडो में खुलेगा। कैसे खुलेगा, क्लिक करने से। भाई क्लिक किसको करना है, क्लिक करने वाला तो कुछ भी नहीं है अभी, मैं इस कोड में क्लिक करने वाली कोई चीज नहीं है। सो क्लिकेबल टेक्स्ट आता होता है हमेशा इसके बाद, बात समझ में आई है, इसे बोलते हैं हम क्लिकेबल टेक्स्ट। ये क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल ये क्लिकेबल टेक्स्ट जो है आपकी वेबसाइट पे आप बार बार लिख रहे हो, क्लिक हेयर क्लिक हेयर क्लिक हेयर। आप गूगल को क्या मैसेज दे रहे हैं, दे रहे हैं कोई मैसेज नहीं दे रहे। हम गूगल को अपनी वेबसाइट के मुतालिक कोई मैसेज नहीं दे रहे, अपने कीवर्ड के मुतालिक कोई मैसेज नहीं दे रहे, बल्कि एक ही वर्ड आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो रेपिटेशन तो गूगल को वैसे भी नहीं पसंद। सो गूगल कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये इतनी दफ़ा क्लिक हेयर क्यों लिख दिया तुमने, नहीं पसंद मुझे ये। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना चाहिए, अपने कीवर्ड्स को ही लाना है और उनको भी हमें रोटेट करके लाना है। समटाइम कीवर्ड्स लाएं, बहुत सारे कीवर्ड्स हो गए तो थीमेटिक तरीके से ले आओ, यानी कि कीवर्ड ना हो मगर उसका मैसेज वही हो। अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाहिए मुझे, बेस्ट न्यूज चैनल, चलो ये मैंने लिख दिया। अब ये क्या है मेरा, इस वक्त ये क्लिकेबल टेक्स्ट है, यानी अगर मैं ये नहीं लिखूंगा सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन क्लिक करने के लिए मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रही कि भाई खोलूं कैसे उसे, किस जगह पे क्लिक करूं तो ये मेरी वेबसाइट खुलेगी।
और इसको हमने क्लोज भी लाजमी करना है। अच्छा, ये क्लोज के मतलब भी एक साइंस समझ लें। कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनको हम बोलते हैं पेयर टैग्स, और कुछ ऐसे टैग्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन पेयर टैग्स। यानी कुछ टैग्स को पेयर करना जरूरी है, कुछ को आप बेशक पेयर ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम हेडिंग स्टाइल पढ़ रहे थे, पेयर टैग है, तो अगर आप पेयर नहीं करोगे तो मैं ऊपर एक लाइन लिख रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ हेडिंग है, लेकिन उसके नीचे भी तो इतना कुछ लिखा हुआ है हमने, तो वो क्या करेगा, सारे को हेडिंग में ला देगा अगर मैं उसे क्लोज नहीं करूँगा। तो इसको बोलेंगे पेयर टैग है। इसी तरह अभी मैंने क्या लगाया, ahref, ये क्या कर रहा है, हाइपरलिंक बना रहा है। तो अगर मैं इसे क्लोज नहीं करूंगा तो क्या करेगा, मेरी सारी वेबसाइट को ही हाइपरलिंक बना देगा, इसमें ये भी पेयर टैग है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, img, वो क्या था, एक img एक इमेज लगाता है, ऐसे ही है बस, इससे ज़्यादा तो उसने कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब है ये पेयर टैग नहीं है, इसे अगर हम क्लोज नहीं भी करेंगे तो गुजारा होगा। एक और टैग आपको मैं बताने लगा, और वो क्या है, ये बिल्कुल ऐसी उससे रिलेटेड टैग नहीं है, ये सिर्फ आपको पेयर एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, और ये अक्सर वेबसाइट पे लगा भी होगा। ये क्या है, br। अब आपने देखा मैंने इसे कैसे लिखा है, आपको समझ आ रही है। ये मैंने आखिर स्लैश क्यों लगाया, साथ ही क्लोज कर दिया मैंने ना, मैंने कहा साथ ही क्लोज कर दिया इस दफा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेयर टैग नहीं है, ये भी पेयर टैग नहीं है, तो मुझे ब्रेक को एंड ब्रेक करना था ना नीचे जाकर। तो जो पेयर टैग ना हो आप उनको इस तरह क्लोज भी कर सकते हैं। ये ब्रेक का जो टैग है ये क्या करता है, आपको लाइन फीड देता है। जैसे वर्ड में आप लेटर लिखते हुए एंटर करते हैं ना, तो एक लाइन नीचे चले जाते हैं, इसी तरह इसका कोई लेना देना नहीं है एसईओ से, लेकिन इसका लेना देना फॉर्मेट से ज़रूर है। अगर आपको लग रहा होगा कोई फॉर्मेट ठीक नहीं है तो आप खुद से ब्रेक के टैग उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा समझाने के लिए काम करता हूँ, इसकी ज़रा तादाद ज़रा बढ़ा दें, 2-3 के बाद क्या है, मैंने कहा के बाद क्या है, के बाद कुछ नहीं है, एसईओ के लिए क्रिएटिव माइंड ही होना चाहिए बस। हाँ, अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आप एसईओ नहीं कर सकते, अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आप डिजाइनिंग भी नहीं कर सकते। आपको एसईओ करने के लिए, ऑन साइट एसईओ करने के लिए, टेक्निकल एसईओ करने के लिए बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। आपको ऑफ साइट एसईओ करने के लिए बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ साइट एसईओ इज लाइक अ डाटा एंट्री। आपको लिंक्स मिलेंगे कि भाई ये 2000 लिंक्स हैं, इन्हें पोस्ट कर दो, कोई क्रिएटिवनेस नहीं है आपकी इसमें, भाई डाटा एंट्री कर रहे हो। लेकिन आप एसईओ जब कर रहे हो ना, तो ये सारे का सारा प्रोसेस ही क्रिएटिव है। मतलब ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप समझ रहे हो कि मेरी स्किल को आप किसी तरीके से लेक्चर को लोगे तो आप बेस्ट एसईओ के बंदे बन जाओगे। हो सकता है कि आप मुझसे सीख के मुझसे अच्छे एसईओ के बंदे बन जाएं, और ऐसे भी हो सकता है कि आप मुझसे सीख के बिल्कुल कुछ भी ना कर पाएँ। ये डिपेंड कर रहा है कि आप कितना क्रिएटिवली इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हो। प्रैक्टिस तो है ही है ना, लेकिन प्रैक्टिस डाटा एंट्री में भी है। मतलब वो भी अगर कोई बंदा 2000 देगा तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप 10 मिनट में लगाएंगे तो 2 लिंक्स ही लगेंगे, सारे तो नहीं लगेंगे ना। तो टाइम तो आपको उस पर भी देना है, तो टाइम आपको इसमें भी देना है। लेकिन इसमें अगर आपका क्रिएटिव माइंड नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर मुझे एसईओ करनी हो और मैं आपसे कोई याद मुझे 20 मिनट देना, मैंने एक क्लाइंट का काम करना है, तो मैं इधर मुँह करके काम कर लूँगा, आपको लगता है मैं कर लूँगा काम? बिल्कुल नहीं करता। मैं यहाँ पर कुछ देर टाइम फ्री होता हूँ तो मैंने एक कमरा उनसे लिया हुआ है कि जहाँ पर किसी को ना पता हो कि मैं कॉलेज में होता हूँ। हाँ, उधर बैठ के मैं अपना काम करता हूँ कोई, क्योंकि ये क्रिएटिव काम आप कर ही नहीं सकते इंटरेक्टिवनेस के साथ। अगर आपके साथ लोग इंटरेक्टिव हो गए, एकदम कोई बंदा कमरे में आए, मैं काम कर रहा हूँ, एकदम दूसरे में एक और बंदा कमरे में आ जाए, ठीक है, फिर आप नहीं काम कर सकते। ये सारा का सारा क्रिएटिव वर्क है। ऑन साइट एसईओ तो है ही क्रिएटिव। अभी हम जो चीज़ें सीख रहे हैं ये क्रिएटिव नहीं है। अभी हम जो चीज़ें सीख रहे हैं ये बिल्कुल क्रिएटिव नहीं है, ये तो हम एक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। जब मैं आपसे कहूँगा ना कीवर्ड बनाना है, वो क्रिएटिव वर्क होगा। वो आगे से एसईओ का काम सारा क्रिएटिव वर्क होगा। और उसके बाद आप एसईओ को अपने साथ रखना चाहते हो ना अगर, तो वो भी क्रिएटिव है। मतलब अगर आप ये समझे कि जनाब 2021 में सर से एसईओ सीखी थी तो 2027 में भी आप एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। आप जब तक अपडेटेड नहीं रहेंगे, और अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आप अपडेटेड रह ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने अपडेट कैसे लेना है, अपडेट रहने का क्या तरीका है। ये स्टूडेंट मुझे काफ़ी क्रिएटिव लगते हैं। मैंने देखा है कि ये काफ़ी चीज़ों पे हाथ पाँव मारते हैं। तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो आपको चीज़ मुश्किल लगती है, आप उसे शुरू कर दें, वो चीज़ किसी कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो आपको कुछ भी ना सिखा कर जाए। हर काम और कोई काम में नो ना करें।
और ये ना सोचें कि ये नहीं हो सकता, हर काम हो सकता है। कम से कम डिजिटल मार्केटिंग में हर काम हो सकता है। सिर्फ उस काम को करने के लिए आपको टाइम देना है उसको, और उसको ढूंढना है कि भाई होना कहाँ से है। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो सकता, काम हर हो सकता है। ठीक है, चलिए जी अब आगे चलते हैं, कहानी शुरू हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर आकर ना एक H1 लगा लेते हैं ज़रा, बेशक इस पर हेलो ही लिख लेते हैं, ताकि मैंने वो जो स्पेस यूज़ किया ना आपको उसका भी पता लग जाए। एंकर भी लग गया। चलिए इसका नाम ही एंकर रख लें, एंकर ही रख लेते हैं, इतना लंबा चौड़ा नाम करने की क्या जरूरत है। नीचे से क्या करें, ऑल फाइल। इसका भी एक तरीका है, बताऊं, नीचे से ऑल फाइल ना करें। मैं कह नीचे से ऑल फाइल ना करें। अब ये भी क्रिएटिव वाला पॉइंट है, हाँ? कि मैं कहता हूँ क्यों मुझे नीचे से हर दफ़ा ऑल फाइल करना पड़ता है भाई, मैं इधर क्या करूँगा फिर, पता है? समझ आई बात? जब आपने इसको डबल कोट्स में लिख दिया ना, तो वो नीचे वाले फॉर्मेट को भूल गया। तो अगर आप नीचे से ऑल फाइल नहीं करना चाहते तो आप ऊपर से क्या करें, डबल कोट्स। कंफ्यूज नहीं होना, दो तरीके बता दिए मैंने। एक तरीका था कि नीचे से ऑल फाइल कर लो, एक तरीका क्या है कि नीचे वाले को ना छेड़ो, ऊपर ही डबल कोट्स में अपनी फाइल का नाम लिख दो। फाइल कहाँ थी, HTML में थी ना, क्या नाम है, यही बनाई है ना फाइल, अभी बन गई ना HTML फाइल डायरेक्ट। सबको समझ में आ गया? अब आपको लगता है कि ये किसी बुक में पढ़ा होगा, मैंने बुक में तो नहीं पढ़ा हो सकता। ये जब आप काम बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, तो कुछ गलती से भी आप कर बैठते हैं कभी। वो जो गलती से आप कर बैठते हैं ना, समटाइम वो गलती आपको कुछ सिखा कर चली जाती है कि भाई ये तो हो गया, इस तरह भी हो गया। तो इस तरह करने से भी इंसान सीखता है। ठीक है, वो जैसे आर्टिस्ट नहीं होते हैं, तो वो फाइन आर्ट जो कर रहे होते हैं, कई दफ़ा तो वो क्या करते हैं, कलर्स पकड़े फेंक रहे होते हैं ना दूर से ही बस। तो जब वो आखिर में देखते हैं कुछ चीज़ बन जाती है, तो वो कहते हैं ये तरीका अच्छा है आर्ट करने का भाई, आइंदा भी मैं इस तरह दूर से थ्रो किया करूँगा, हाँ, कीड़ी आके नहीं फेंकूँगा। तो ऐसा होता है कंप्यूटर में, बहुत ज़्यादा होता है ऐसे, बहुत ज़्यादा। ये कब होता है, जब आप हार नहीं मानते ना, तो आप कुछ करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर खुद ब खुद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नई चीज़ें सिखा कर जा रही होती हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा। अब ज़रा वेबसाइट पे आ जाए वापस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख चुके हुए हैं, है ना। तस्वीरें भी सीख ली, टेक्स्ट भी सीख लिया, हाइपरलिंक भी सीख लिया। अब जरा देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हमने नहीं सीखी उसको देखेंगे। ये क्या लगा हुआ है, बिजनेस लगा हुआ है गूगल मैप के थ्रू। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़नी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जिसकी वेबसाइट बना रहा हूँ उसकी प्रोफाइल बनी हुई है, उसकी बिजनेस प्रोफाइल ऑलरेडी है, अब उसकी वेबसाइट भी है। तो मैं कहता हूँ भाई क्यों वो बंदा कॉन्टैक्ट में जाए पहले। मतलब आज के दौर में कोई बंदा ऐसे करता है, आज के दौर में तो हर बंदा ऐसे करता है बस, है ना। तो मैं चाहता हूँ भाई स्क्रॉल करते करते जब वो आखिर पर पहुंचे ना, तो आखिर में खुद ही कॉन्टैक्ट आ जाए, ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट वाला पेज उसको मिल जाए। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये भी आना चाहिए। हालांकि ये काम डेवलपर का है, लेकिन अगर ये किसी वेबसाइट में नहीं हुआ होगा तो मुझे करना पड़ सकता है कि मैं ले आऊँ खुद जाकर। तो इसके लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रा इसको देखते हैं। इस काम के लिए कौन सा टैग चाहिए? इस काम के लिए हमें टैग चाहिए आई फ्रेम, जो कि एक एडवांस टैग है फ्रेम का। अगर हम बहुत पुरानी HTML की बात करें तो उसमें फ्रेम का टैग होता था जो एक विंडो को डिवाइड कर देता था। यानी कि अगर आप कहते हैं ना एक विंडो के अंदर, मैं चाहता हूँ एक विंडो के 3 हिस्से कर दें, तो पहले हम क्या करते थे, फ्रेम लगा देते थे और उसे कहते थे भाई 3 कॉलम बना दो। फिर मैं क्या करता था, एक में मैं जियो की वेबसाइट खोल दूंगा, एक में ARI की वेबसाइट खोल दूंगा, एक में क्लिक इन्फो खोल दूंगा। तो 3 हिस्से बन गए ना, तीनों साइड से लहदा चल रही हैं और उनके साथ स्क्रॉल के बटन भी बने हुए आ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 हिस्से उसके हो गए। वो वाला टैग गूगल के एल्गोरिदम में डिनाई हो गया। उन्होंने कहा भाई अब आप इसको यूज़ ना करें, ये यूज़ करेंगे तो मैं आपके पॉइंट्स काटूंगा कि भाई आप वो चीज़ यूज़ करें जो मुझे पसंद नहीं है। फिर उसने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर हमें दिया आई फ्रेम। आई फ्रेम जो है वो गूगल अलाउ करता है और पसंद भी करता है, और ये जो मैप आया हुआ है ये आई फ्रेम में बना हुआ है। अब आपको आई फ्रेम का पर्पज़ तो समझ में आ गया होगा कि आई फ्रेम कर क्या रहा है, विंडो बना रहा है अलग से बेसिकली। और ये देखें ना विंडो की शक्ल में नज़र आ रहा है ना मैं ये सब कुछ।
अब हम ज़रा देखते हैं, इसके लिए मैं वेबसाइट पर जाता हूँ। इस दफ़ा मैं अब पहली दफ़ा डायरेक्ट HTML में काम नहीं करूँगा, एक वेबसाइट पे काम करूँगा, और बल्कि आपको भी ऐसी ही वेबसाइट कोई मैं दूँगा। सोफ़ा वॉशिंग, ये है, इसे ऐसे आपको वेबसाइट मिलनी है। कोई भी वेबसाइट जब होस्ट हुई होती है तो वो पब्लिक HTML के फोल्डर में आपको सारी वेबसाइट मिलेगी। बोले इसको आगे सारी वेबसाइट इंडेक्स, कोई भी वेबसाइट जो चलने लगी हुई है वो यहाँ कोडिंग वाली वेबसाइट, यहाँ तो वो इंडेक्स से चलेगी, उसकी मेन फाइल का नाम होगा index.html, यहाँ उसकी मेन फाइल का नाम होगा index.php, यहाँ उसकी मेन फाइल का नाम होगा default.php। इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट्स HTML भी हो सकती है, और वेबसाइट की जो एडवांस प्रोग्रामिंग है जिसमें वेबसाइट की प्राइवेसी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग वाली वेबसाइट होती है, वो PHP में बनती है। और अगर आप वर्डप्रेस को देखेंगे तो वर्डप्रेस के बैक एंड पर जो कोड होता है वो भी PHP का कोड ही होता है। तो अगर आप PHP की लैंग्वेज को अलहदा से सीख लेते हैं तो आप वर्डप्रेस में कोडिंग में स्ट्रांग हो जाते हो। HTML फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी शायद बताया था। HTML फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है कि वेब डेवलपमेंट जो करनी है, जो हमने प्रोग्राम बनाना है, कैलकुलेटर लगा रहे हो, इतनी सारी चीज़ें बनाने लगे हुए हैं ना, वहाँ पर एक फॉर्म बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो इसके लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है वहाँ पर। तो HTML वो प्रोग्रामिंग फॉर्म नहीं बना सकता वहाँ पर, HTML सिर्फ फॉर्मेट दे सकता है। SEO हमने प्रोग्रामिंग में नहीं करनी है, SEO हमने HTML में करनी है। मतलब अगर वो प्रोग्रामिंग में बनी भी होगी तो मुझे चाहिए होंगे उसके HTML टैग्स, बस, मुझे उसकी प्रोग्रामिंग की कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं इस वेबसाइट को खोलने भी लगा हूँ, पहले डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और उसके बाद मैं इसके कोड में जाऊँगा ताकि आपको पता लगे किसी वेबसाइट के कोड में कैसे जाना है। खुल रही है ये वेबसाइट, ज़रा इसके टैग्स मैं कर दूँ। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट खुली हुई थी, आ जाए। अब ये वेबसाइट का URL देखें क्या लिखा हुआ है, फाइल, और ये वेबसाइट का URL देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइल नहीं लिखा हुआ, लॉक बना हुआ है। ये ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब मेरे कंप्यूटर से चल रही है, अगर मैं आपको कॉपी करके दे दूंगा तो आपके कंप्यूटर से भी चलेगी। तो जब आप लोगों ने SEO करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, वेबसाइट डिज़ाइन करनी होगी, तो आप ऑफ साइट ही करोगे ना। जब आप बना लोगे तो आप कोई होस्टिंग परचेज करके उसमें लाइव कर दोगे। समझ आ गई बात नहीं? तो ये ऑफलाइन है, ये वेबसाइट हमारे पास ऑफलाइन है। फाइन, अब इसका देखते हैं कोड, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें भी आ रहे हैं ना। अब मैं दोबारा फोल्डर पे आता हूँ और मैं अब इस पर करता हूँ राइट क्लिक, और अब मैं करता हूँ एडिट नोटपैड प्लस। आप सबने अब यहाँ से जो काम आपने शुरू करना है, खास तौर पर आपने नोटपैड प्लस में करना है, क्योंकि अब यहाँ पर कोड बहुत लंबा चौड़ा है, तो नोटपैड में आप कंफ्यूज होंगे इतना बड़ा कोड देखकर। जबकि ये जो एडिटर है ये थोड़ा सा कलरफुल एडिटर है, तो हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं कहता हूँ एडिट विद नोटपैड प्लस, और मैंने आपको टैग बता दिया कौन सा टैग है जिससे लगा हुआ है। कौन सा टैग है, मैंने नाम बताया था ना अभी आपको, आई फ्रेम का टैग बताया था ना मैंने, कि जिसमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल अटैच किया मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपना डिफरेंट बिजनेस ऐड करने के लिए कौन सा टैग ढूंढना है, आई फ्रेम का टैग ढूंढना है, कि है कहाँ पे वो, इस वक्त कोडिंग में कहाँ है। सो कंट्रोल F करते हैं। कंट्रोल F किस चीज़ का शॉर्टकट होता है, फाइंड का, किसी भी प्रोग्राम में। और आपने ये काम करने के लिए अपना कर्सर अपनी फाइल के शुरू में रखना है। शुरू में ही है ना मेरा कर्सर, मैं करता हूँ कंट्रोल F। मैं क्या ढूंढूंगा, मुझे कोई बिजनेस भी ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आई फ्रेम को ही ढूंढ लेता हूँ। है भी ये यूनिक टैग, सिर्फ एक खास काम के लिए यूज हो रहा है। एंटर करें तो ये कुछ मिला है उसे, बिल्कुल कुछ मिला है उसको, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे क्या मिला अभी, क्योंकि राइट साइड पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जरा क्या मिला उसे, क्या मिला उसे, बिजनेस नहीं मिला अभी उसको। हाँ, अभी उसको YouTube मिला। इसका मतलब क्या है, इस पर वीडियो भी लगी हुई है। देखिए जरा वीडियो लगी हुई है, तो फिर पहले इसको समझ लेते हैं। ये ऑफलाइन है ना, नहीं ऑफलाइन नहीं है, बंद हो गई है, मैंने बंद कर दिया, दोबारा
ऑफलाइन का मतलब है कि कंप्यूटर से चल रही है, कोई मुश्किल वर्ड नहीं समझे ऐसे। ऑफलाइन का मतलब है मैं अपने कंप्यूटर से जो प्रोजेक्ट चला रहा हूँ वो ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन वेबसाइट हुई हुई है होस्टिंग में गई हुई है वो ऑनलाइन है। देखें जरा वीडियो का इसके पहले आ रही है ना वीडियो आपको, ये वीडियो है, ये भी आपको पता लग गया कि ये वीडियो किस में आई हुई है, ये भी आई फ्रेम में है। अब ये वीडियो यहाँ पे लगाई कैसे हुई है मैंने, अगर मैं इस वीडियो को चेंज करना चाहूँ, पहले ये करते हैं फिर हम नीचे जाते हैं। मैंने इस वीडियो को चेंज कैसे करना है, लिंक चेंज करना है, लेकिन लिंक नहीं है ये, पूरा वीडियो का लिंक नहीं है ये, हमें समझना है कि लिंक कौन सा है। कोडिंग में आकर देखें जरा कि लिंक कौन सा है। नो ये समझे क्या है, समझ आ रही है लिंक क्या है? लिंक है youtube.com/embed। भाई YouTube के ऊपर ये लिखा होता है? नहीं लिखा होता। वीडियो चलाने कभी embed लिखा हुआ है? नहीं आता। अच्छा उसके आगे क्या आ रहा है? एक नंबर आ रहा है, एक सीरियल नंबर आ रहा है ना उसके आगे। ये नंबर देखा किसी वीडियो के आगे? ये नंबर का मतलब है इस तरह का कोई नंबर देखा है कभी वीडियो के आगे? देखा है आपने, देखा है आपने, देखा है आपने। आप जब भी वीडियो देखते हैं ना कोई, उसके आखिर में ऐसा ही कोई नंबर होता है। कोई भी वीडियो आप प्ले करोगे उसके आखिर में ऐसा ही कुछ नंबर होगा। इसका मतलब क्या है? ये उस वीडियो का आईडी है। ठीक है, चेक करें किसी भी वीडियो को चलाकर। चलो मैं सोफा पे आ गया, यहां से मैं कोई वीडियो प्ले करता हूं, एनी वीडियो कोई सी भी। मैं चाह रहा हूँ मुझे कोई ना शॉर्ट्स मिल जाए, शॉर्ट वीडियो में देखना चाह रहा हूँ जिसका बना भी शॉर्ट में हो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही है। लगता है उसने सारी इस तरह की बनाई है। एनीवेज इसको ले लेते हैं। इस वीडियो को देखिएगा आप ज़रा, इससे कंसर्न हमें नहीं है कि क्या हो क्या रहा है इस वीडियो में, इसका सिर्फ आखिरी हिस्सा आपने देखना है। लास्ट पोर्शन इक्वल टू के बाद, इक्वल टू के बाद जो पोर्शन आ रहा है ना, ये वीडियो का आईडी है। तो जब आपने आई फ्रेम में वीडियो लगानी होगी तो बेसिकली आई फ्रेम में वीडियो इम्बेड होके लगेगी और आईडी के थ्रू लगेगी। यानी इसका मतलब क्या होगा कि youtube.com/embed हर दफ़ा आएगा। उसके बाद जब आपने वीडियो चेंज करनी होगी तो ये आईडी वहाँ यहाँ से उठा के ले जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना आपको। कंट्रोल C, मैंने इस आईडी को लिया, कहाँ लगाऊं, इसे चेंज कर दूं, वीडियो चेंज हो जाएगी वापस। एज ए SEO एक्सपर्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने 4 महीने पहले किसी को बताई होंगी, 8 महीने पहले कुछ और बताई होंगी, 4 महीने पहले कुछ और बताई होंगी, हो सकता है आज कुछ और बता रहा हूँ स्टडी की बेसिस पर, एनालिसिस की बेस पर कि अभी आजकल हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। मैं कोई वेब डेवलपर नहीं हूँ, मतलब कोई बंदा मुझे कहेगा वेबसाइट बना दो, आप देख रहे होंगे मैं सारा काम वेब डेवलपमेंट पर ले रहा हूँ, लेकिन मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मेरी इसमें ग्रिप नहीं होगी ना, उस वक्त तक मैं SEO को ना प्रपोज कर सकता हूँ और ना कर सकता हूँ और ना लेटेस्ट चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ उसके ऊपर। तो मुझे इन सारी चीज़ों में स्किल होना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको भी इन सारी चीज़ों में स्किल कर रहा हूँ। चलिए अब इसको सेव करें और अब अभी तक देखते हैं कि पहले क्या आ रहा था और अब क्या आएगा। अभी तक वो डॉक्टर साहब की वीडियो ही आ रही है ना, अब इसको रिफ्रेश करें, चेंज हो गई। इस तरह आप अपनी वीडियोस को टाइम टू टाइम चेंज भी कर, ये नहीं है कि 8 साल पहले वीडियो आपकी वेबसाइट बनी थी तो उसमें आपने जो वीडियो लगाई थी आज भी वही चल रही है। अगर आप रियल इंगेजमेंट चाहते हैं तो आप अपना कंटेंट अपडेट करते रहिए वेबसाइट के ऊपर। ये तो ऐसा कंटेंट है जिसमें कोई मेहनत भी नहीं है, आपके इन्हीं के चैनल पे वीडियोस लग रही हैं ना, तो मैं इन्हीं के चैनल से उठाकर वीडियोस का लिंक ही देता हूँ सिर्फ, लेकिन गूगल को लगता है कि भाई अपडेट्स आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं उसके दूसरे हिस्से पर। वो कौन सा था? आई फ्रेम ही ढूंढना है ना। ये कौन सा आई फ्रेम है, चेक करें जरा। आपको थोड़ा सा ना इन चीज़ों को समझते हुए ना इंटेलेक्चुअल भी होना है, हाँ, क्योंकि इंटेलेक्चुअल होकर हम चीज़ों को करेंगे। ऐसे ही है ना जैसे हम किसी को कुछ करता हुआ देखें और सीख लें, ऐसे ही कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि क्या मॉडल है, हम उसी मॉडल से सीख कर अपनी चीज़ बनाने लगेंगे। अच्छा ये कौन सा आई फ्रेम आया? क्लोजिंग का आ गया है ना, ये बताइए, ये क्लोज हुआ ना, इसका मतलब ये तो हमारे काम का नहीं है। तो फिर मैं क्या कहता हूँ, फाइंड नेक्स्ट। अगर आपको फाइंड नेक्स्ट से ना मिले तो आप यूं भी कर सकते हो, फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट। हाँ अब देखें जरा क्या है,
अब आप देख के शक्ल पहचान सकते हैं ना कि ये किससे रिलेटेड है। मैं कैसे पहचानूँ भाई, google.com मैप सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे पता लग गया ये क्या है, मुझे पता लग रहा है कि बिजनेस प्रोफाइल है किसी की, लेकिन मुझे ये वाली प्रोफाइल रिमूव करनी है, मुझे दूसरी प्रोफाल ऐड करनी है। अब वो प्रोफाइल कहाँ से आएगी, इंपॉर्टेंट बात ये है ना। तो इसके लिए अब मैं जाता हूँ गूगल मैप पे सीधा, मैं इनकी प्रोफाइल लगा देता हूँ भाई जिनका जीमेल खोला हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ है जरा, यहाँ पर कहाँ है मैप लिखा हुआ, कि नज़र आ रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, नीचे है, चलो यार हाँ नज़र आ रहा है ऊपर, वैसे maps.google.com कर लें, ठीक है ना, सीधा इधर ही आ जाएंगे आप आगे। अब आप जिस बिजनेस को ऐड करना चाह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि उस बिजनेस की प्रोफाइल होनी चाहिए, लोकेशन नहीं होनी चाहिए। लोकेशन तो हर बिजनेस की है, लोकेशन तो गूगल पे हर बिजनेस की है, प्रोफाइल नहीं है हर बिजनेस की। प्रोफाइल सिर्फ उसी की है, ये आपका एक पूरा मॉड्यूल है जिसमें हम प्रोफाइल बनाना सीखते हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना सीखते हैं कि आप कैसे इसको रैंक करेंगे और पहली 3 पोजीशंस पे लेकर आओगे, ठीक है। तो अब मैं ले लेता हूँ भाई, चले हम पीक सोल्यूशन को ले लेते हैं यार। पहले पीक सोल्यूशन तो नहीं है ना वहाँ पर, पहले क्या आ रहा है वहाँ पर बोला, चलो मैं पीक सोल्यूशन लिख के उसको चेक कर लेते हैं पहले वहाँ क्या आ रहा है। है ना, चलो अब मैं यहाँ पर पीक सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, कोई सा भी कर लो। आगे ये क्या बटन बना हुआ है, अब आपको पता लग गया, मैं HTML का कोड गूगल मैप से जनरेट करवाने लगा हूँ। मैं आई फ्रेम का HTML का कोड कहाँ से जनरेट करवाने लगा हूँ, गूगल मैप से। कोई मुझे साइंस की जरूरत नहीं है, मुझे कोई कोडिंग नहीं सीखनी किसी से, मैं सीधा गूगल मैप पर आया हूँ और मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई मेरे मैप का जो कोड है मुझे दे दो, बस यहाँ से मैं कोड लूँगा, वेबसाइट पे जाके पेस्ट कर दूँगा। शेयर, ये तो आपको सबको पता लग गया कि आई फ्रेम मीन्स इम्बेड, है ना, यही मतलब था ना। इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर लिंक वाला तो नहीं चलेगा, इम्बेड वाला चलेगा। आगे इधर पूरे का पूरा कोड उठाना है और उसको रिमूव करना है और इसको ले आना है। अब ये किस लाइन में है, 1354 पर है, मैं 1354 पे क्लिक करता हूं, लेकिन उससे पहले जरा एक चीज चेक कर लें इसकी, क्या विड्थ हाइट चेक कर लो, ताकि वो उसी मुनासबत से आए जिस मुनासबत से वेबसाइट पे है। विड्थ कितनी आ रही है 100% और हाइट कितनी आ रही है, ये याद रखनी है आपने। हाँ अब मैं इसको डिलीट करने लगा। आगे चेक करें इसकी विड्थ हाइट का, हमें कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ विड्थ हाइट चेक करें। अच्छा यहाँ पर क्या लिखी हुई है 600, वहां क्या लिखा हुआ था, परसेंट लिखा हुआ था, 100% लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, विड्थ 100%, भाई जितनी भी स्क्रीन है उसका 100%। तो अगर मैं उसको पिक्सल में चेक करूंगा ना, वो 600 पिक्सल्स ही होंगे। बेसिकली दोनों बातें ठीक है, लेकिन दोनों बातें, इसने भी मुझे 600 पिक्सल दिए हैं, लेकिन अगर लकीर का फकीर होना तो क्या करें, उल्टा ना काम हो जाए, करके एक दफा देख लें, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। ये भी सीखने की एक स्ट्रेटेजी बताइए आपको मैंने, कि कुछ गड़बड़ ना हो, और हमेशा अपनी फाइल का बैकअप लेके रखें, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो आपके पास पुराने वाला वर्जन हो, एक एक चीज़ चेक करते जाएं, जहाँ पर गड़बड़ हो पिछली वाली को रिस्टोर करके अपने एरर को डायग्नोज करें कि आपने कहाँ पर गलती की हुई है, ठीक है। इसको सेव कर दें, क्या होना चाहिए अब, पीक सोल्यूशन आना चाहिए अब यहाँ पे, ये लोकल फाइल है, देख लें। और एक और चीज़ याद रखिएगा, मेरी पूरी वेबसाइट इंटरनेट के बगैर चलेगी, मेरा आई फ्रेम इंटरनेट के बगैर नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा, मेरी सारी वेबसाइट रिस्पॉन्स कर रही होगी, मगर ना तो ये वीडियो मुझे नजर आएगी, भाई इसने आना कहाँ से है, यूट्यूब से। यूट्यूब पे कब एक्सेस होगा, जब नेट होगा।
फ्रेम ने कहाँ से आना है? गूगल मैप से। कब आएगा? जब नेट का एक्सेस होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ये आपके कंप्यूटर पे किसी टाइम पे शो नहीं हो रहा, आपको फौरन समझ आना चाहिए कि इंटरनेट नहीं है। ठीक है, मतलब आपके आई फ्रेम में कोई इशू नहीं है, इंटरनेट का इशू है। साइज भी ठीक आ रहा है, सब कुछ सही हो गया। ये भी आपको पता लग गया कि वहाँ मैंने 100% साइज दिया हुआ था, यहाँ उसने पिक्सल्स दिए हुए। मैंने आपको इमेज में बताया था ना कि विड्थ को चाहे तो पिक्सल्स में लिख लो, चाहे तो परसेंटेज में लिख लो। ठीक है, ये तकरीबन हमारी वेबसाइट पूरी हो गई है। अगला जो लेक्चर होगा ना हमारा, अगला लेक्चर डायरेक्टली मैं वेबसाइट पे चेंजेस करूँगा। ठीक है, जैसे अभी भी मैंने चेंज किया है, डायरेक्ट वेबसाइट पे किया। एक किस्म की 2 चेंजेस हमने कर ली हैं। आई फ्रेम 2 चेंज कर दिया ना वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब हम बाकी की चेंजेस क्या करेंगे अगली वेबसाइट पर? अगली वेबसाइट पे मैं मेन्यू चेंज कराऊंगा, मैं लोगो चेंज कराऊंगा, मैं स्लाइडर आपसे चेंज कराऊंगा, 1-2 इमेज चेंज कराऊंगा, थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कराऊंगा। तो पूरी वेबसाइट आप घर जाकर खुद चेंज करेंगे, फिर मैं आपको वेबसाइट भेजूंगा। भेजी तो नहीं अभी मैंने?